हम अपने पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कि पिछले वीडियो में हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ और प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारों को डिस्कस किया था। उनके बारे में हमने चर्चा की थी कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कह करके बोला था या उनके विचार क्या थे उस संदर्भ में, और प्रोफेसर रॉबिन्स के विचार अर्थशास्त्र के बारे में क्या थे। तो हम एक बार शॉर्ट समरी, जिसको हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, कि अगर हम दोनों के विचारों को देखेंगे समझेंगे शॉर्ट समरी के रूप में, तो हम तुलना और अंतर भी करना सीखेंगे। तो कहने का मतलब है, कई बार एग्जाम में अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या था, या अर्थशास्त्र मानव का विज्ञान है या था, जो भी है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। कहने का तात्पर्य टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपने इतने सारे वीडियोस देखे बच्चों, उसमें से आपने ये कंक्लूजन निकाल दिया होगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किस अर्थशास्त्रियों के या किस अर्थशास्त्री द्वारा कहे गए कथन है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे या इस कथन के बारे में हम स्पष्टीकरण देंगे कि कई बार प्रश्न आ जाता है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था, स्पष्ट कीजिए, या इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या प्रश्न आ जाता है कई बार अर्थशास्त्र मानव का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था, अब मानव का विज्ञान है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब हम दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे और समझेंगे। जब आप दोनों के विचारों को वापस शॉर्ट समरी के रूप में निकाल लेंगे तो निष्कर्ष के रूप में, तो आप इनका जो अध्ययन है वो परीक्षा की दृष्टि से आप उसमें लिख भी सकते हैं जब आपको याद हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो इस कथन को कौन से ऐसे अर्थशास्त्री ने अपने विचार दिए थे इस कथन के ऊपर, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत या हम इस कथन की इस कथन का स्पष्टीकरण देंगे। इस कथन को हम स्पष्ट करने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, धन का विज्ञान था, जहां धन वर्ड आ गया वहां हमने एक चीज बताई थी कि प्रोफेसर एडम स्मिथ को हम जोड़ेंगे। वैसे तो और भी अर्थशास्त्री थे कुछ, इन्होंने अर्थशास्त्र धन का ही विज्ञान बताया, लेकिन प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया। तो हम कह सकते हैं बच्चों, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी हमने पहले भी पढ़ी थी बच्चों, एन इंक्वायरी into the nature, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस वेल्थ ऑफ
डेफिनेशन किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1776 में। तो आपको प्रोफेसर एडम स्मिथ के बारे में जो दो चीज याद रखनी है, एक तो ये पुस्तक कब लिखी गई थी, और कई बार क्या होता है इस पुस्तक का पूरा नाम आ जाता है और ये कहा जाता है कि ये किसने लिखी थी। तो हमने हर वीडियो में अपनी चर्चा की है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोफेसर एडम स्मिथ के ऐसे कौन से विचार थे या उन्होंने ऐसी कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने धन, अर्थशास्त्र, धन का विज्ञान बताया गया। दूसरी चीज हम इसी के साथ लिख सकते हैं कि इसमें अर्थशास्त्र धन का, इसमें अर्थशास्त्र धन का विज्ञान माना। क्योंकि इस पुस्तक में इन्होंने यही बताया। इसके अलावा संस्थापनवादी कुछ ऐसे अर्थशास्त्री भी थे जिन्होंने संस्थापनवादी सभी अर्थशास्त्री यह मानते थे कि क्या मानते थे बच्चों, हमने पहले भी अध्ययन किया है इस चीज का कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं में, जिससे हमने बताया था आर्थिक क्रिया का अंतिम उद्देश्य धन अर्जित करना था। अंतिम उद्देश्य धन अर्जित करना है। तो बच्चों अभी व्याख्या और भी है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान का इस संदर्भ में व्याख्या और भी है, लेकिन इसको बनाने से पहले हम इस पर डिस्कस कर लें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम अपने साइड में कर लें। ठीक है, सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा क्या कहा गया, धन का विज्ञान कब कहा गया और इसका वर्णन जो है वो कौन सी पुस्तक में है, हमें ये चीज देखनी है। तो हम यहाँ पर अपना एक शॉर्ट में पॉइंट्स बना लें अपनी व्याख्या से रिलेटेड कि 1776 में प्रकाशित की गई पुस्तक कौन सी, 1776, पहली बात। दूसरा पॉइंट कौन सी पुस्तक का नाम बता सकते हैं, ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में किसका अध्ययन, धन का अध्ययन, यानी धन के विज्ञान का अध्ययन बताया। तीसरी चीज हमने क्या बताई इसमें, धन के विज्ञान का अध्ययन, धन के विज्ञान का क्या बताया बच्चों, अध्ययन। इसके अलावा हम ये चीज बता सकते हैं कि 1776 अंडरलाइन करके, दूसरा धन का विज्ञान, तीसरा इंपॉर्टेंट है ही अपना इंक्वायरी की पुस्तक का नाम, और इसके अलावा इसमें क्या चीज है, किस चीज का, धन को माना, तो धन किससे कमाया गया ये सीधी सीधी बताया गया, इसका रिलेशन किससे बताया, मानव की आर्थिक क्रिया,
आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य धन अर्जित करना। आर्थिक क्रियाओं द्वारा हम लिख सकते हैं इसमें धन अर्जित करना। देखिए हमने जो अपने इतना सा पैराग्राफ बनाया उसके अंदर भी हमने एक छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर याद किए ताकि हम बता सकें कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि धन को कौन से ऐसे अर्थशास्त्री ने अधिक बल दिया? प्रोफेसर एडम स्मिथ। धन का नाम आएगा प्रोफेसर। दूसरा, वो पुस्तक कब प्रकाशित हुई? उस पुस्तक का नाम, किसी चीज में क्या डिस्क्राइब की गई है कि संस्थापनवादी सभी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन अर्जित करना है, जो कि हमने यहाँ शॉर्ट में। ठीक है, अब हम इसके बाद चलेंगे बच्चों, इसको कंटिन्यू करते हुए। धन का विज्ञान मानव उन्नति की पुस्तक में बता भी दिया कि धन का विज्ञान है मानव, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें मतलब पुस्तक में आप क्या बताएंगे इसके अलावा कि धन के अध्ययन पर, इसमें धन के अध्ययन पर क्या किया गया बच्चों? इसमें धन के अध्ययन पर अधिक बल देने के कारण, अधिक बल देने के कारण इसमें धन के अध्ययन पर अधिक बल देने के कारण हम ये कह सकते हैं बच्चों अर्थशास्त्र के विषय में अर्थशास्त्र के विषय में क्या हुआ? कई भ्रम यानी भ्रांतियां, कई भ्रम जिसको हम बोलते हैं भ्रांतियां या अफवाहें, कई भ्रम पैदा करने वाले विचार उत्पन्न हुए। यानी अपनी पुस्तक में इन्होंने धन पर अधिक बल दिया, उस धन बल देने के कारण अर्थशास्त्र के विषय में कई भ्रम पैदा करने वाले विचार उत्पन्न हुए। इनको हम बता सकते हैं कि कौन से विचार, या हम सामान्य रूप से इसको कह सकते हैं कि इसे समझा जाने लगा, इससे समझा जाने लगा इससे यह समझा जाने लगा कि कई भ्रम या भ्रांतियां या अफवाहें हुई, तो इससे क्या समझा जाने लगा कि अर्थशास्त्र तो मनुष्य को अर्थशास्त्र तो मनुष्य को धन, अर्थशास्त्र तो मनुष्य को धन या मुद्रा, धन या मुद्रा से मोह करने वाला, मुद्रा से मोह करने वाला बताता है। देखिए बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि इस पुस्तक में
उन्होंने अपने धन से संबंधित परिभाषाओं की व्याख्या की, इसमें ज्यादातर धन पर ही अत्यधिक बल दिया और यह माना गया कि मनुष्य धन अर्जित करने के लिए ही आर्थिक क्रियाएं करता है। लेकिन इस संदर्भ में इसमें धन के अध्ययन पर जोर देने के संदर्भ में इसके अपने अर्थशास्त्र के विषय में कई भ्रम पैदा करने वाले विचार उत्पन्न हुए। इससे ये समझा जाने लगा कि अर्थशास्त्र तो मनुष्य को धन या मुद्रा से मोह करने वाला बनाता है। समझ रहे हैं? केवल व्यक्ति को एक तरीके से उससे मोह है तो उसके लिए वो क्या करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है। ठीक है, तो इसके बाद ही हम ये भी कह सकते हैं या परंतु 19वीं शताब्दी, पहले हम इस पर डिस्कशन करके थोड़े पॉइंट निकालते हैं बच्चों कि हाँ इन पर अधिक जोर दिया, तो इसके संदर्भ में क्या हुआ, भ्रम या भ्रांतियां पैदा हुई। इसके लिए अर्थशास्त्र से तो हम ये बता सकते हैं कि कई भ्रम पैदा हुए, लेकिन क्या समझा जाने लगा, मनुष्य को धन या मुद्रा से मोह, मनुष्य को धन या मुद्रा से मोह वाला बताया है। मनुष्य को धन या मुद्रा से मोह वाला बताना। तो इससे ये चीज स्पष्ट हुई, जैसे जैसे अर्थशास्त्र देखिए मुझे इसमें बताया कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे अर्थशास्त्र में परिवर्तन आता गया, अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं बदलती गई, तो अर्थशास्त्र भी एक विकासशील शास्त्र कहलाने लगा, जिसका वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया कि कैसे अर्थशास्त्र विकासशील शास्त्र कहलाने लगा बच्चों, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे जैसे समय परिवर्तित आर्थिक क्रियाएं हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण व राजस्व, इसके संदर्भ में हमने पीछे वीडियो भी दिए हैं, उसको अच्छे से पढ़ें और समझ जाएंगे। तो उससे संबंधित हमने जो सारी क्रियाएं थी वो क्या थी, सिर्फ धन को, धन के माध्यम से ही सब कुछ किया जा रहा था, आर्थिक क्रियाएं थी, धन का तो होगा ही प्रयोग, धन या मुद्रा का, उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता था। तो इसी संदर्भ में इन्होंने ये प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक में यही चीज बताई। लेकिन जैसे जैसे 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो इसमें अर्थशास्त्र में भी कुछ बहुत सारे परिवर्तन आए, जिनको हम बताने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र का विज्ञान माना गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि कैसे कैसे जैसे ही 19वीं शताब्दी शुरू हुई उसी में ही प्रारंभ में ही अर्थशास्त्रियों ने, ये लिख सकते हैं कि प्रारंभ में ही कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह कहना, क्या कहना प्रारंभ किया, यह कहना प्रारंभ किया कि क्या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है। क्या कहना शुरू किया, अर्थशास्त्र धन तो मानव, देखिए वही चीज है कि मानव और धन दोनों को रिलेट हुए कि धन तो मानव जीवन के लिए
एक साधन मात्र है। देखिए अपनी ये व्याख्या पूरी हुई है। व्याख्या पूरी होने के बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालिए अपने 3 पैराग्राफ बना के कि इस पुस्तक में इसके ऊपर अधिक जोर दिया, कौन सी पुस्तक कब प्रकाशित हुई। अब जब 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, ये तो 17वीं शताब्दी की बात ही था, जब 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तो कुछ अर्थशास्त्र ने कहना प्रारंभ किया कि मानव जीवन के लिए धन तो क्या है, धन तो मानव जीवन के लिए एक साधन मात्र है। ये कब शुरू हुआ बच्चों? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो हम यहाँ पर इनके अंदर से पॉइंट निकाल सकते हैं कि प्रारंभ कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। पहला पॉइंट 19वीं शताब्दी क्या कहना शुरू किया कि धन तो मानव जीवन का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन। तो बच्चों कह सकते हैं कि अगर प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था या है या किस शताब्दी में है, हम बोल सकते हैं 18वीं शताब्दी में प्रोफेसर एडम स्मिथ में। 18वीं शताब्दी की शताब्दी बात चल रही थी, 18वीं लग रही थी, तो यानी कि हम बता सकते हैं एग्जैक्ट ईयर भी बता सकते हैं, वर्ष भी बता सकते हैं कि प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा अपनी प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में अर्थशास्त्र धन का विज्ञान माना। उसके बाद हम बता सकते हैं इसमें धन के विज्ञान का ही अध्ययन किया गया, यानी कि धन के ऊपर ही अधिक जोर या अधिक बल दिया गया। धन के द्वारा ही मानव आर्थिक क्रियाओं को अर्जित करता है, यानी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही धन अर्जित किया जाता है, इसके द्वारा मानव के द्वारा। इस संदर्भ में कुछ भ्रम या भ्रांतियां भी पैदा हुई अर्थशास्त्र विषय के संबंध में, उनके विचारों के संबंध में कुछ भ्रम या भ्रांतियां भी पैदा हुई और उन संदर्भ में विचार आया कि मनुष्य को धन या मुद्रा मोह लेने वाला एक अर्थशास्त्र बताया कि मनुष्य जो है धन के लालच में या धन कमाने के लिए या आर्थिक क्रियाएं इसलिए करता है कि उसको धन या मुद्रा प्राप्त हुई, केवल धन अर्जित करने वाला बताया। लेकिन क्या हुआ 19वीं शताब्दी में, जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र कैसे बना, प्रश्न आ जाता है कि यह अर्थशास्त्र को एक विकासशील शास्त्र क्यों कहा जाता है। तो हमने इसी संदर्भ में ये बताया कि जैसे जैसे यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये कहना प्रारंभ किया कि धन तो मानव जीवन के लिए एक साधन मात्र है। कहने का मतलब एक साधन, एक सोर्स है। हम ये नहीं करेंगे कि उसको धन या मुद्रा को मोह लेने वाला है बताया। इन्होंने क्या बताया कि धन या मुद्रा को एक मोह लेता है, मनुष्य के द्वारा धन या मुद्रा मोह लेने वाला अर्थशास्त्र बताया। तो इसी चीज को हम बता रहे बच्चों कि हमने अभी तक अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान है तो क्या बताएंगे जब हम इस शताब्दी में इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे विचार चेंज हुए, परिवर्तन आया, आप देख लीजिए कि हमारी आर्थिक क्रियाएं, परिवर्तन कैसे आया, आर्थिक क्रियाएं जो हमने बताई है उसके अंदर धीरे धीरे तकनीकों का समावेश किया गया। व्यक्ति की उत्पादन करने, उपभोग करने, विनिमय करने के जो चेंजेस आए, तकनीकों में चेंजेस आया, परिवर्तन आया, उसी को हमने कहा कि हमारा जो अगला टॉपिक बनेगा उसी से रिलेटेड कि अब वह मानव का विज्ञान है। वह का मतलब अर्थशास्त्र, कहने का मतलब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था, लेकिन अब अर्थशास्त्र मानव का विज्ञान है। तो इस कथन की जो व्याख्या है
हम आपको अपने अगले वीडियो में समझाएंगे बच्चों। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था या है, या अब कैसा भी विज्ञान रहा है, या अब कैसा विज्ञान है, किन आगे प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारानुसार हम इस कथन का स्पष्टीकरण करेंगे कि अर्थशास्त्र मानव का विज्ञान है। तो अब हमने पिछले वीडियोस में प्रोफेसर रॉबिन्स के बारे में आपसे बहुत सारी बातों का डिस्कशन किया, अर्थशास्त्र के उनके संबंध में विचार भी प्रस्तुत किए। तो आशा है आपको अगले वीडियो में ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आई होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हमने वही चीज बताई थी जो हमने पिछले वीडियो में अलग अलग करके बताई, लेकिन उसका शॉर्ट में जो समरी है वो ये सारांश दिया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था। तो हम कह सकते हैं इसको सीधा हम प्रोफेसर एडम स्मिथ के साथ जोड़ेंगे। और दूसरी बात है कि इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी, और उस पुस्तक में किस वक्त किसके बारे में अध्ययन किया गया। तो इन चीजों का ये वर्णन हमने शॉर्ट में बताया आपको। हमने 3 पैराग्राफ के द्वारा आपको इस चीज को समझाया बच्चों। आज की वीडियो में 3 पैराग्राफ में हमने ये भी बताया कि पहले पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, दूसरे पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, और तीसरे में आप क्या बताएंगे। तो एक तरीके से हमने अपने आज के कंटेंट को 3 भागों में बांटा बच्चों। जबकि ये थ्योरेटिकल हमारे पास जो है टॉपिक एक थ्योरेटिकल है, लेकिन उसको हमने 3 भागों में बांट करके आपको बताया अलग अलग तरीके से, उसके पॉइंट्स निकाले, उस पॉइंट्सों के आधार पर आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं बच्चों। और दूसरी बात कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था, लेकिन अब हम आपको अर्थशास्त्र मानव का विज्ञान है, इस चीज का जो है डिस्क्राइब जो करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारानुसार। तो हम कहना यही चाहेंगे बच्चों, आज के इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। और ये जो वीडियो है आपका, ये जो टॉपिक है वो आपके 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 12th में भी ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर में आती ही आती है। तो आपका जो 11th में ये जो टॉपिक चल रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मानव का विज्ञान है, या इनके द्वारा किन्होंने वर्णन किया था, पुस्तक कब लिखी थी, इन सब का वर्णन आपके 12th के चैप्टर में भी आएगा। क्योंकि ये बेस है, बेस आपको समझ में नहीं आएगा अर्थशास्त्र का, जब आधार समझ में नहीं आएगा तो आप उससे रिलेटेड चैप्टर नहीं कर सकते। तो पहले हम बेस को क्लियर करेंगे बच्चों, और फिर हम आगे आपके चैप्टर्स पे जाएंगे। तो अभी आप ये समझिए, अभी तक के हमने वीडियो में अर्थशास्त्र का अर्थ समझा, उसके उसके वो आर्थिक क्रियाओं को समझा। दूसरा कि अर्थशास्त्र का हमने धन का विज्ञान या मानव का विज्ञान के बारे में कौन से अर्थशास्त्र ने क्या विचार प्रस्तुत किए, इनको समझा। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि आपको जितना भी समझाया जा रहा है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, आप एक बार वीडियो को देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और अपने दिमाग में बिठाएं ये चीज, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड बात क्या करें। इसके अलावा हम आज के वीडियो को यही समाप्त करें बच्चों, और अगले इसमें इसको कंटिन्यू करते हुए आगे तक के लिए धन्यवाद।